हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका इंडियन पॉलिटी की इस क्लास में। फ्रेंड्स, आज इंडियन पॉलिटी की इस क्लास में हम आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 51 यानी भाग 4 तक पूरी तरह से बहुत अच्छे से समझेंगे, देखेंगे और एक एक चीज़ों को अच्छे से सॉल्व करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में रिलेवेंट होंगे। ठीक है, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, मेरी मेहनत को सार्थक करिएगा। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम आज के मोटिवेशनल कोट से। आज का मोटिवेशनल कोट है, ज़िंदगी में धीरे चलकर भी कहीं नहीं रुके तो यकीन मानिए आप सबसे तेज़ चल रहे हैं। मतलब अगर आप अपनी ज़िंदगी में धीरे धीरे चल रहे हैं, एक एक कदम चल रहे हैं, 2 घंटे 3 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन लगातार पढ़ रहे हैं, ना कि एक दिन 10 घंटे पढ़ लिए, दूसरे दिन पढ़े ही नहीं, तीसरे दिन 10 घंटे पढ़ लिए, फिर 3 दिन पढ़े ही नहीं। ऐसे नहीं करना है। आप 2 घंटे पढ़िए, 3 घंटे पढ़िए, पर हर दिन पढ़िए, रुकना नहीं है, लगातार चलना है। अगर आप अपनी लाइफ में ऐसा कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे, यानी कि आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, आप ज़रूर कामयाब होंगे, आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। हम सबसे पहले देखेंगे भाग 1। भाग 1 में आपको राज्य और संघ के बारे में पढ़ना, यानी यूनियन और इट्स स्टेट के बारे में पढ़ना, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में, जिसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक उल्लेख किया गया है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है। तो आर्टिकल 1 कहता है भारत राज्यों का संघ होगा, यानी कि भारत जो होगा वो एक यूनियन होगा जिसमें 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी होंगे। राज्यों मतलब केवल राज्य से नहीं लिया गया, राज्य के मतलब राज्य और संघ दोनों। ठीक है, जिसमें 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। फिर आर्टिकल 2 हमारा कहता है कि भारत में नवीन राज्यों एवं क्षेत्रों का प्रवेश, यानी कि जो नए भारत में आप आर्टिकल 2 के तहत नए राज्य को मिला सकते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत में मिला लिया गया था। इसको 2 संविधान संशोधन किए गए। पहला जब 35वां संविधान संशोधन किया गया तो इसे सहकारी राज्य बनाया गया, यानी कि कुछ दिनों के लिए 1 साल के लिए इसे असम के साथ जोड़ दिया गया, इसे सह राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत इसे भारत में ऐड कर लिया गया 22वें स्टेट के रूप में, यानी कि 22वां राज्य बना हमारा सिक्किम, ये भारत में ऐड हो गया। किसके दो कैसे बना ये, तो आर्टिकल 2 के द्वारा। आर्टिकल 2 में लिखा गया है कि आप किसी भी देश को भारत के एक राज्य के रूप में ऐड कर सकते हैं। किसमें कहा गया है, आर्टिकल 2 में कहा गया है। इसके लिए आपको राष्ट्रपति की सहमति जरूरी नहीं है। ठीक है, फिर है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 क्या कहता है, आर्टिकल 3 कहता है नए राज्यों का जन्म तथा नाम एवं सीमा में परिवर्तन, यानी कि भारत के जितने भी राज्य हैं उन्हें आप विभाजित कर सकते हैं, उनके टुकड़े कर सकते हैं, उन्हें तोड़कर नए राज्यों को आप ला सकते हैं। जैसे कि आपने अभी हाल फिलहाल में देखा उत्तराखंड को तोड़कर 2 राज्यों में डिवाइड कर दिया गया। कौन कौन से, उत्तराखंड और दूसरा राज्य कौन सा था, तेलंगाना। ठीक है, उत्तराखंड और तेलंगाना को। और अभी हाल फिलहाल में आपने 2019 में देखा जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग कर दिया गया, जिससे 2 यूनियन टेरिटरी बना दी गई। तो ये किसके तहत दिया गया है, तो आर्टिकल 3 के तहत दिया गया है। आर्टिकल 4 हमारा कहता है कि जब आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का प्रयोग होगा तो उसमें राष्ट्रपति किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, यानी जब नए दूसरे देश को भारत में एक राज्य के रूप में जोड़ा जाएगा तब भी इसमें राष्ट्रपति का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, और जब भारत के राज्यों को तोड़कर नए राज्य बनाए जाएंगे तो भी इसमें राष्ट्रपति का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। ये किस में बताया गया है, आर्टिकल 4 में बताया गया है। फिर आता है हमारा पार्ट 2, यानी कि भाग 2, जिसमें आपको नागरिकता के बारे में बताया गया है, यानी कि सिटीजनशिप। इसमें आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक का उल्लेख किया गया है। 26 नवंबर 1949 को आर्टिकल 5 से लेकर 9 लागू हो गया, यानी जब संविधान बना तो 5 से 9 लागू हुआ, बाकी 3 जो है वो अलग से, 10 और 11 अलग से जोड़े गए, बाद में आए। ठीक है, तो सिटीजनशिप क्या है, नागरिकता क्या है, नागरिकता क्या है पहले ये जान लेते हैं। ठीक है, कोई भी देश अपने नागरिकों को एक विशेष अधिकार देता है, वही नागरिकता कहलाती है। यानी आप देश में रह रहे हैं तो आपको रहने, खाने, जीने, चलने फिरने आदि चीज़ों के लिए एक विशेष अधिकार प्राप्त होगा, इसी को ही नागरिकता कहा जाता है। भारत में सिंगल सिटीजनशिप है। सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता क्या है, जैसे कि अगर आप किसी और देश के नागरिक होंगे तो आपको भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती है, इसी को सिंगल सिटीजनशिप कहा जाता है। ठीक है, ये भारत की जो नागरिकता है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है।
आपसे पूछ लिया जाता है कि भारत की नागरिकता कहाँ से लिया गया, तो भारत की नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नागरिकता का जो पहला विवरण है, पहला कॉन्सेप्ट है, ये अरस्तू के द्वारा दिया गया था। ठीक है, यह 1955 के अधिनियम पर आधारित है। कौन? नागरिकता। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं आर्टिकल कौन कौन से हैं और क्या बताते हैं। तो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक नागरिकता में आता है, जिसमें आर्टिकल 5 हमें कहता है कि जब संविधान बना तब उन सबको नागरिकता दी गई जो भारत में थे, यानी कि नागरिकता की परिभाषा बताई गई है आर्टिकल 5 में। आर्टिकल 5 में नागरिकता की परिभाषा बताई गई है। नागरिकता की परिभाषा क्या है कि जो लोग संविधान बनते टाइम भारत में थे उनको नागरिकता दी गई, जैसे कि वह भारत में निवास कर रहा हो, वह भारत का निवासी भारत का नागरिक होगा, भारत में जन्मा हो, उसके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मे हो, कम से कम 5 वर्ष से भारत का निवासी हो, या 26 जनवरी 1950 से पहले भारत में आ गया हो, तो उसे आर्टिकल 5 के तहत नागरिकता दी गई थी। फिर आता है आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 में पाकिस्तान से इंडिया आने वाले लोगों को नागरिकता दी गई है, यानी संविधान बनने से पहले जो पाकिस्तान से भारत आ गए थे उनको नागरिकता दी गई परमिट रूल के तहत। 19 जुलाई 1948 में एक परमिट रूल बनाया गया, जिससे भारत में जो पाकिस्तान से भारत आए थे उनको नागरिकता दी गई आर्टिकल 6 में। आर्टिकल 6 के तहत उनको नागरिकता दी गई। फिर है आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 में भारत से पाक जाने वाले जो नागरिक हैं उनकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी गई। देखिए, आर्टिकल 7 में बताया गया कि स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान जो लोग चले गए और संविधान बनने से पूर्व वापस लौट आए, ऐसे लोगों को नागरिकता दी गई आर्टिकल 7 में। ठीक है, फिर आर्टिकल 8 क्या कहता है? आर्टिकल 8 कहता है कि विदेशी भ्रमण नौकरी करने या विदेश में नौकरी करने वाले लोगों की नागरिकता स्वतः ही समाप्त कर दी जाएगी आर्टिकल 8 में, यानी भारतीय मूल के जो लोग विदेश में रहते हों, विदेश में नौकरी कर रहे हों, उनकी नागरिकता जो देखिए जो अस्थायी रूप से वहाँ निवास कर रहे हों, वहाँ के नागरिक बन चुके हों विदेश में, उनकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। लेकिन जो लोग वहाँ भ्रमण करने गए हों, जो लोग वहाँ नौकरी करने गए हों, उनकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी, वो भारत के नागरिक रहेंगे आर्टिकल 8 के अनुसार। ठीक है, आर्टिकल 9 क्या कहता है? आर्टिकल 9 में निलंबन बताया गया। अब देखिए, आर्टिकल 6, 7 और 8 में आपने देखा कि 5, 6, 7 और 8 में देखा कि नागरिकता किसकी किसकी रहेगी, कौन कौन भारत के नागरिक बन सकते हैं। आर्टिकल 9 में बताया गया कि किसकी किसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। आर्टिकल 9, 10 और 11 में नागरिकता समाप्त करने को बताया गया। तो सबसे पहले देखिए आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 में नागरिकता का निलंबन है, यानी कि 2 देशों की नागरिकता एक साथ होने पर भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त कर दी जाएगी, क्योंकि आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया, भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता है, इसलिए अगर आप किसी और देश के नागरिक हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। फिर आर्टिकल 10 क्या कहता है? आर्टिकल 10 कहता है नागरिकता के अधिकारों को केवल संसद द्वारा निलंबित किया जा सकता है, यानी कि नागरिकता बनी रहेगी जब तक आप कोई देश विरोधी कार्य नहीं करेंगे। जहां आप देश विरोधी कार्य किए, तुरंत संसद द्वारा आपके अधिकार को निलंबित कर दिया जाएगा। फिर आर्टिकल 11 क्या कहता है? आर्टिकल 11 कहता है कि नागरिकता संबंधित कानून जो है वो कौन बनाएगा? नागरिकता संबंधित कानून बनाएगा आपका संसद। नागरिकता संबंधित कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगा, और नागरिकता में संशोधन का अधिकार भी केवल संसद को होगा। ठीक है, ये किस में कहा गया है? आर्टिकल 11 में। कानून कौन बनाएगा? संसद। और इसकी जिम्मेदारी किसको मिली है? तो गृह मंत्रालय को मिली है। नागरिकता संबंधित कानून संसद बनाएगा और इसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को मिली है। ठीक है, यहाँ तक हो गया आर्टिकल 11 तक। अब देखिए, भारत में कुछ जो है सिटीजनशिप एक्ट है 1955। भारत में सिटीजनशिप एक्ट यानी कि नागरिकता एक्ट 1955 आया, जिसके तहत नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां बताई गई और नागरिकता को त्यागने की 3 विधियां बताई गई। यानी किस विधि के तहत आप भारत के नागरिक हो सकते हैं और कौन से विधि में आप, कौन से एक्ट से आपकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त कर दी जाएगी। तो देखिए, पहला है जन्म के आधार। पहले आप उन 5 विधियों को देखिए जिससे आप भारत के नागरिक बन सकते हैं। पहला है जन्म के आधार पर नागरिकता, यानी 1986 में आया। जन्म के आधार पर, बाई बर्थ, भारत में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, या फिर उसके माता पिता भारत में रह रहे हों तो वह भी भारत में जन्म लिए हों तो वह भारत के नागरिक होगा, यानी जन्म के आधार पर नागरिकता। दूसरा आता है वंश के आधार पर नागरिकता। ये आता है 1992 में। विदेश में जन्म लिया हो लेकिन माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो,
तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। यानी वो उसका जन्म जो है वो विदेश में हुआ हो, लेकिन उसके माता पिता में से कोई भी, चाहे माता चाहे पिता, कोई एक भारत का निवासी हो, भारत का नागरिक हो, तो आपको भारत की नागरिकता स्वतः मिल जाएगी। ये 1992 एक्ट में बताया गया। फिर आता है रजिस्ट्रेशन, यानी पंजीकरण के थ्रू, यानी कि लगातार 7 साल से आप भारत में रह रहे हो या फिर 7 साल का आपका भारत में रजिस्ट्रेशन हो, तो आपको नागरिकता भारत की मिल जाएगी। ये जो रजिस्ट्रेशन विधि है, ये भारत के राष्ट्रमंडल देशों को नागरिकता दी जाती है इस विधि के द्वारा, ठीक है। फिर आता है देसीकरण, यानी नेचुरलाइजेशन। इसके द्वारा भारत में नागरिकता कैसे दी जाती है, तो भारत में 10 साल से रह रहा हो प्रति व्यक्ति और भारत के प्रति सकारात्मक हो, यानी कि भारत के प्रति उसकी सोच अच्छी हो, या फिर वो किसी एक क्षेत्र में माहिर हो, एक्सपर्ट हो, चाहे वो कला में हो, चाहे वो वैज्ञानिक में हो, चाहे वो संगीत में हो, किसी एक क्षेत्र में निपुण हो, तो वह भारत का नागरिक नेचुरलाइजेशन पद्धति यानी देशीकरण पद्धति के तहत भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकता है। लेकिन किसी एक कला क्षेत्र में माहिर होने के साथ साथ वो 10 साल से भारत में रह भी रहा हो और भारत के प्रति सकारात्मक भी हो, तो उसे देशीकरण के तहत नागरिकता दी जाएगी। फिर है अर्जित भूमि के आधार पर। अर्जित भूमि के आधार क्या है? अर्जित भूमि का मतलब है कि किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर वह भारत का नागरिक हो जाएगा। जैसे आर्टिकल 2 के तहत आपने सिक्किम को भारत में मिलाया, तो सिक्किम के जितने भी निवासी थे, जितने भी वहाँ के नागरिक थे, उनको भारत की नागरिकता स्वतः ही प्राप्त कर दी गई, ठीक है। तो अर्जित भूमि के तहत भारत का निवासी बन सकते हैं, भारत की नागरिकता मिल सकती है। अब देखिए, ये 5 हो गए जिसके थ्रू भारत की नागरिकता मिल सकती थी। अब 3 ऐसे एक्ट हैं जिसके थ्रू भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। तो वो 3 कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं हम, कौन कौन से हैं। पहला है स्वतः त्याग, यानी कि आप भारत की नागरिकता को अपनी इच्छा अनुसार स्वतः त्याग कर दें तो आपकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। दूसरा है आपका बर्खास्त, यानी दूसरे देश की नागरिकता लेने पर अगर आप विदेशी नागरिकता ग्रहण करते हैं तो आपकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि भारत में सिंगल सिटीजनशिप है जो ब्रिटेन से लिया गया है। फिर तीसरा है वंचित करना, यानी कि अगर आप देश विरोधी कार्य कर रहे हैं, संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, पागल या दिवालिया हो चुके हैं, किसी आतंकवादी गतिविधि में संलिप्त पाए जाते हैं या संविधान का निरादर कर रहे हैं, तो आपको जो है भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त कर दी जाएगी। इसके साथ साथ एक कंडीशन और है कि आप 7 वर्षों से विदेश में रह रहे हो बिना भारत को बताए, यानी कि देश में नहीं बताए हैं कि आप विदेश में रह रहे हैं और लगातार 7 वर्षों से विदेश में रह रहे हो, तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त कर दी जाती है। उम्मीद है आपको यहाँ तक का वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको किसी तरह की कोई क्वेरी है या फिर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है सब कुछ, तो आप मेरी मेहनत को सार्थक बनाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा तथा बेल आइकन पर क्लिक करिएगा, जिससे इस तरह के वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। अब हम देखेंगे भाग 3। भाग 3 में आपको फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकारों के बारे में बात किया गया है। मौलिक अधिकार ये अमेरिका से लिया गया है। इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि भाग 3 में किसकी चर्चा की गई है, तो मौलिक अधिकारों की चर्चा भाग 3 में की गई है और यह 12 से लेकर 35 तक के आर्टिकल की चर्चा इसमें की गई है। 12 से लेकर 35 तक के आर्टिकल की, इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है भाग 3 को, ठीक है। ये अब आप जानिए कि फंडामेंटल राइट क्या है। तो फंडामेंटल राइट वो है जो हमसे कभी छीने ना जा सकें, यानी कि वो अधिकार जो हमें जन्म से मिले हों और इसे कभी छीना नहीं जा सकता है। ये अधिकार कैसे आया, तो ये जो अधिकार है ये ब्रिटेन के राजा ने अपने नागरिकों के लिए बनवाया था 13वीं शताब्दी में। जब 13वीं शताब्दी चल रही थी तो ब्रिटेन का एक राजा था, उसने अपने नागरिकों के लिए यह अधिकार बनवाया था। वहीं से यह अधिकार लिया गया है भारत के संविधान में, ठीक है। ये वो अधिकार हैं जो कभी भी छीने नहीं जा सकते हैं। केवल इमरजेंसी के टाइम जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट है, इन्हें निरस्त किया जा सकता है, इन्हें हटाया जा सकता है। अब आपसे पूछेगा कि भारत जो है मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है, तो मौलिक अधिकारों की रक्षा भारत का संविधान करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा, ठीक है। मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। आपसे पूछेगा कि मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध कौन लगा सकता है, तो संसद लगा सकता है। कब? इमरजेंसी के टाइम संसद मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। अगर आपसे पूछेगा कि मौलिक अधिकारों को निलंबित कौन करता है, तो राष्ट्रपति जो है वो मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है, ठीक है। किसके द्वारा निलंबित किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। अब हम देखेंगे मौलिक
मौलिक अधिकार में कौन कौन से आपको आर्टिकल में क्या क्या बताया गया है, ठीक है। तो आपको पता है कि फंडामेंटल राइट में हम आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में कहा गया है कि राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 12 में क्या बताया गया है? राज्य की परिभाषा, यानी जिनका अपना स्वयं का कानून हो। ऐसे स्टेट, राज्य मतलब केवल स्टेट नहीं, वो सभी मतलब जैसे कि संघीय राज्य एवं संसद हो गया, राज्य सरकारें हो गई, स्थानीय राज्य सरकार हो गया, स्थानीय सरकार हो गया, सभी विभाग जिनका अपना स्वयं का कानून हो वो राज्य के अंतर्गत आते हैं। उन्हीं के परिभाषा का उल्लेख आर्टिकल 12 में किया गया है। राज्य के अंतर्गत कौन आते हैं? वे सभी जो जिनका अपना स्वयं का कानून है, वो सभी संस्थान जिनका अपना स्वयं का कानून है, वो सभी विभाग जो अपना कानून स्वयं बनाते हैं, वे सभी स्टेट यानी राज्य के अंतर्गत आते हैं। इसी की परिभाषा का उल्लेख आर्टिकल 12 में किया गया है। फिर आता है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में मौलिक अधिकारों के विरुद्ध बनाए गए कानून का समाप्त होना कोर्ट के द्वारा, यानी कि आर्टिकल 13 को आप अल्पीकरण भी कह सकते हैं, एक सिंपल भाषा में अल्पीकरण कह सकते हैं, यानी कि हमारा मूल अधिकार दूसरे मूल अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा। यदि हमारा मूल अधिकार जो है वो दूसरे के अधिकारों को प्रभावित करता है तो इसको जो है समाप्त कर दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा, ठीक है। अब मूल अधिकार कौन कौन से हैं? तो मूल अधिकार 6 हैं। फंडामेंटल राइट जो है वो 6 हैं। कौन कौन से? इक्वालिटी, फ्रीडम, एक्सप्लोरेशन, अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन, फ्रीडम रिलीजियस, एजुकेशन राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, यानी कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हमारे 6 मूल अधिकार हैं। यदि हमारे मूल अधिकार किसी दूसरे के मूल अधिकार को प्रभावित करते हैं तो आर्टिकल 12 के तहत आर्टिकल 13 के तहत मूल अधिकार को समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। जो हमारा समानता का अधिकार है इसको हम आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक में पढ़ेंगे। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक हम समानता के अधिकार को पढ़ेंगे, यानी राइट टू इक्वलिटी पढ़ेंगे। फिर आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक हम स्वतंत्रता के अधिकार को पढ़ेंगे। 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। फिर 23 और 24 में स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन कौन से हैं, हम आर्टिकल 23 और 24 में पढ़ेंगे। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हम आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक पढ़ेंगे। शैक्षणिक स्वतंत्रता 29 और 30 में बताया गया है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में इसका उल्लेख किया गया है। अब हम एक एक करके समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शैक्षणिक स्वतंत्रता और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इन सबको एक एक करके हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारा आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक जो है इसमें समानता का अधिकार बताया गया है। समानता के कौन कौन से अधिकार, किस समानता में किस किस चीज़ को रखा गया, तो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में कहा गया विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून के सामने सब एक हैं, यानी कि सबके लिए एक कानून है। यह किस में कहा गया? आर्टिकल 14 में। और यह कहाँ से लिया गया है? ये ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। ये ब्रिटेन से लिया गया है। सबके लिए कानून जो है वो एक है। फिर आता है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में क्या कहा गया है? जाति, धर्म, मूल, वंश, जन्म स्थान के आधार पर विभेद पर प्रतिबंध, यानी कि जात, धर्म, मूल, वंश, जन्म स्थान के आधार पर समानता, ठीक है। आप किसी के साथ विभेद नहीं कर सकते, सबको सामान्य रखना होगा, ये आर्टिकल 15 में कहा गया है। फिर आता है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में लोक नियोजन के अवसर की समानता। लोक नियोजन यानी सरकारी पद में सबको एक समान, सरकारी नौकरियों में एक समान समानता दी जाएगी। इसमें देखिए आर्टिकल 16 में तो कहा गया है कि लोक नियोजन के अवसर में समानता यानी सरकारी नौकरियों में समानता, लेकिन आर्टिकल 16 का भाग 4 कहता है, भाग 4 में कुछ रिजर्वेशन है, जैसे SC ST के लिए और अदर जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, विकलांग हैं, उनके लिए रिजर्वेशन है 10 सालों के लिए, आर्टिकल 16 के भाग 4 में, ठीक है। फिर आता है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में आपका जो है वो एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता का अंत, यानी कि जात में धर्म के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, छुआछूत के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है। फिर आता है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत है, ठीक है। उपाधि जैसे कि डॉक्टर या फिर आप
डिफेंस में जो उपाधि है इनको धारण नहीं कर सकते, किंतु शिक्षा, सुरक्षा तथा भारत रत्न, पद्म विभूषण इत्यादि रख सकते हैं। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में और भारत रत्न, पद्म विभूषण जैसे आपको अगर पुरस्कार मिले हैं तो आप उनको रख सकते हैं। विदेशी उपाधियां लेने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। इस किसमें कहा गया है? आर्टिकल 18 में, यानी कि एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत। अब यहाँ तक हमने पढ़ा समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 तक हमने पढ़ा समानता का अधिकार। अब हम पढ़ेंगे 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, कौन कौन से स्वतंत्रता हमको मिली है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आर्टिकल 19(1), आर्टिकल 19(1) को 6 भागों में डिवाइड किया गया है। उसमें निम्न प्रकार की स्वतंत्रताएं बताई गई हैं, तो सभी नागरिकों को निम्न प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। आर्टिकल 19 में भी छः स्वतंत्रताएं दी गई हैं। बाकी जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो 19 से 22 तक तो है ही, केवल 19 में ही हम 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं पढ़ेंगे, इसीलिए इसे भारतीय संविधान का रीढ़ कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय संविधान का रीढ़ कौन से आर्टिकल को कहा जाता है, तो आर्टिकल 19 को भारतीय संविधान का रीढ़ कहा जाता है, क्योंकि इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। पहला स्वतंत्रता एक में दिया गया है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने की स्वतंत्रता, पुतला जलाने की स्वतंत्रता, आरटीआई और प्रेस की स्वतंत्रता। ये किस में दिया गया है? आर्टिकल 19 के भाग 1 में। फिर आता है भाग 2। भाग 2 आपको दिया गया शांतिपूर्ण एवं निशस्त्र सम्मेलन एवं बैठक की स्वतंत्रता, यानी कि आप बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से कहीं भी सभा कर सकते हैं, कहीं भी बैठक कर सकते हैं। ये 19 के 2 में कहा गया है। फिर आता है 19 का 3। 19 के 3 में आपको संघ एवं सरकारी समितियों के गठन की स्वतंत्रता, यानी आप अपना एक संगठन बना सकते हैं, लेकिन आप कोई भी मतलब शांतिपूर्ण ढंग से संगठन अपना बना सकते हैं। ये 19 के 3 में कहा गया है। फिर आता है 19 का 4। 19 के 4 में आपको कहा गया है कि भारत राज्य क्षेत्र में विचरण का अधिकार, यानी कि बिना रोक टोक आप भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता है। फिर 5 में कहा गया भारत के किसी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता, यानी आप कहीं भी निवास कर सकते हैं, 5 में कहा गया। 6 में कहा गया है आपको व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। 6 में क्या कहा गया है? व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, आप भारत में कहीं भी व्यवसाय और कारोबार कर सकते हैं। ठीक है, उसके पहले आपको पहले जो मूल अधिकार थे वो 7 थे, जिसमें एक संपत्ति का अधिकार था जो 6 में था, अब उसे हटाकर आर्टिकल 6 में संपत्ति का अधिकार था। अब यह संपत्ति का जो अधिकार है ये मूल अधिकार न रहकर कानूनी अधिकार बन गया है, 300 के का के तहत रखा गया है। पहले ये 19 के 6 में था, अब इसे हटाकर 300 के का में रख दिया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो अगर आपसे पूछेगा कि पहले मूल अधिकार कितने थे, तो 7 थे, अब कितने हैं? 6। हटा कौन सा? संपत्ति का अधिकार। किस संविधान संशोधन के तहत? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। जो मूल अधिकार संपत्ति का अधिकार है वह आप कौन सा अधिकार बन गया? तो अब यह कानूनी अधिकार बन गया। ठीक है, 300 के का के तहत कानूनी अधिकार यानी लीगल राइट का दर्जा इसे प्राप्त हुआ। ठीक है, अब हम देखेंगे आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में भी 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 20 में क्या है? 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। पहला, एक गलती की एक सज़ा, यानी कि अगर आप एक गलती करते हैं तो आपको एक सज़ा मिलेगी। दूसरा, सज़ा गलती के समय बने कानून के आधार पर, यानी कि जिस समय आप गलती कर रहे हैं उस समय का जो कानून है उसी के आधार पर आपको सज़ा दी जाएगी। जैसे कि अगर 2020 में कानून है कि रेप की सज़ा जो है वो केवल 5 साल के लिए जेल, 10 साल के लिए जेल और कुछ पेनल्टी लगाकर छोड़ा जाएगा, तो अगर आप 2020 में कोई रेप कर रहा है तो उसे 2020 के कानून के अधिकार। अगर यही कानून 2024 में बदल जाता है कि रेप के लिए सज़ा मृत्युदंड होगा, फांसी होगा, और अगर उस व्यक्ति ने रेप 2020 में किया है तो उसे मृत्युदंड और फांसी नहीं दी जाएगी, उस समय का जो कानून था उसके आधार पर सज़ा दी जाएगी। ये किस में कहा गया? आर्टिकल 20 के 2 में कहा गया है। फिर आर्टिकल 20 के 3 में कहा गया सज़ा के बाद भी कैदी को संरक्षण, यानी कि अगर आपको सज़ा मिल जाती है, आप जो है कैदी हैं, तो आप अपना संरक्षण कर सकते हैं, अपने लिए एक वकील रख सकते हैं, आप अपना केस लड़ सकते हैं। ठीक है,
अपना संरक्षण कर सकते हैं। आर्टिकल 20 में ही जब तक न्यायालय दोषी करार ना करे तब तक अपराधी नहीं माना जा सकता। ये किस में बताया गया? आर्टिकल 20 में ही बताया गया कि आप उसे अपराधी कहकर संबोधित नहीं कर सकते जब तक न्यायालय के द्वारा उसका दोष सिद्ध ना हो गया हो। ये भी किस में बताया गया? आर्टिकल 20 में। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसमें भी अनेक प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, जैसे आत्महत्या, मतलब आप आत्महत्या के लिए किसी को प्रोत्साहित नहीं कर सकते। ये किसमें कहा गया है? आर्टिकल 21 में, कि आप आत्महत्या के लिए किसी को भी प्रोत्साहित उकसा नहीं सकते हैं। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण नहीं कर सकते। ये किसमें कहा गया है? आर्टिकल 21 में। पर्यावरण प्रदूषण नहीं कर सकते, इसमें आपके लाइफ यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का हनन होगा। तीसरा है हेलमेट और सीट बेल्ट के बिना आप कहीं भी नहीं निकल सकते। ये कंपलसरी होगा। ठीक है, क्योंकि इससे आपके प्राण पर, आपकी लाइफ पर खतरा होगा। ये किसमें बताया गया है? आर्टिकल 21 में। ठीक है, देखिए दैहिक स्वतंत्रता क्या है? ये लाइफ स्वतंत्रता के अंतर्गत 3 है कि आत्महत्या के लिए किसी को उकसा नहीं सकते, पर्यावरण प्रदूषण नहीं कर सकते, बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट के कहीं निकल नहीं सकते। फिर देखिए दैहिक स्वतंत्रता क्या है? दैहिक स्वतंत्रता है कि आप एकांतवास में रह सकते हैं। ठीक है, विदेशी भ्रमण कर सकते हैं, अपनी प्राइवेसी यानी निजता के अधिकार को आप अपने पास रख सकते हैं, अभिचार यानी कि एडल्ट्री का आप अपने ख्याल रख सकते हैं। ठीक है, एडल्टी का अपने ख्याल रख सकते हैं, यानी कि आप अपने एडल्टी में क्या करना चाहते हैं, किसी भी शादीशुदा महिला या किसी भी शादीशुदा पुरुष का किसी के भी साथ संबंध हो सकता है। ये आपके दैहिक स्वतंत्रता में आपको अधिकार प्राप्त है। ठीक है, फिर 1947 आर्टिकल एडल्टी को जोड़ दिया गया। 497 में आर्टिकल एडल्टी को जोड़ दिया गया। अगर आपका संबंध कहीं और हुआ तो आपको गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा। देखिए आर्टिकल 21 में आपको दैहिक स्वतंत्रता में ये अधिकार प्राप्त है कि कोई भी शादीशुदा महिला है तो वो किसी भी शादीशुदा पुरुष से या किसी भी पुरुष से संबंध रख सकती है। लेकिन आर्टिकल 497 में यह भी जोड़ा गया कि अगर आपका किसी और के साथ संबंध सिद्ध होता है तो आपको गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर पहले केवल औरतों के लिए यह नियम था, अब यह पुरुष और औरतों दोनों पर ही लागू होता है। ठीक है, फिर आपका आता है आर्टिकल 21 का आर्टिकल 21 के काम में कहा गया। उसके पहले आप देखिए इमरजेंसी में सबसे पहले जो छीना जाने वाला आर्टिकल है वो आर्टिकल 19 है, और कभी ना समाप्त होने वाला आर्टिकल है वो 20 और 21 है। आर्टिकल 20 और 21 ये कभी भी समाप्त नहीं होगा, चाहे भारत में उस समय इमरजेंसी ही क्यों ना लगी हो। लेकिन अगर आपका सबसे पहले छीना जाने वाला आर्टिकल कौन सा है, इमरजेंसी लगते ही जो छीन लिया जाएगा, वो आर्टिकल 19 है। आर्टिकल 19 के लगते ही आप कहीं भी घूम फिर नहीं सकते, आप संगठन नहीं कर सकते, आप समूह बनाकर नहीं चल सकते, सभा नहीं कर सकते। ये आर्टिकल 19 आपका सबसे पहले छीन लिया जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 19 का आर्टिकल 19 के इसको 19 का जो है ये आपका 66वां संविधान संशोधन 2002 के अनुसार जोड़ा गया। इसमें आपको बताया गया कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं इनको निःशुल्क और प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, ये 21 के काम में जोड़ा गया। फिर आता है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में आपको है, देखिए आर्टिकल 22 में आपको 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है जो आपको गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण देता है। यानी कि 3 प्रकार की स्वतंत्रता है जो गिरफ्तारी से संरक्षण देता है। पहला है व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट यानी कि कारण बताओ, वारंट दिखाओ। अगर उसे आप कोई भी पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने आई है तो उसे उसका रीज़न, उसे उसका कारण बताना पड़ेगा, जिसे आप कानूनी भाषा में वारंट कहते हैं। वारंट दिखाना पड़ेगा। दूसरा है 24 घंटे के अंदर न्यायालय में सशरीर प्रस्तुत किया जाएगा। अगर कोई पुलिस वाला किसी व्यक्ति को उठाकर ले जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा। अवकाश और यातायात को छोड़कर, यानी कि अगर उस समय अवकाश पड़ रहा है, जैसे रविवार पड़ जा रहा है या कोई अवकाश है, तो उसको इसमें इंक्लूड 24 घंटों में नहीं किया जाएगा। या फिर यातायात में समस्या हो जाती है, दूर है, न्यायालय ले जाने में 24 घंटे से ज़्यादा का समय लग गया तो उसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। फिर तीसरा है कि जो व्यक्ति है जिसे गिरफ्तार किया गया है वह अपनी पसंद का वकील रखने के लिए आज़ाद है। ठीक है, ये 3 प्रकार की स्वतंत्रता आर्टिकल 22 में दिया गया है। समझ में आ गया? स्वतंत्रता 3 आपको 3 आर्टिकल 21, आर्टिकल
20, 21 और 22 में आपको स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हुआ है। कौन कौन से? आर्टिकल 20 में आपको 3 प्रकार की स्वतंत्रता मिली, आर्टिकल 21 में आपको प्रहार और दैहिक स्वतंत्रता मिली, आर्टिकल 22 में आपको 3 प्रकार की स्वतंत्रता मिली। इतना समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 23 और 24। आर्टिकल 23 और 24 जो है ये हमारा शोषण के विरुद्ध है, शोषण के विरुद्ध आर्टिकल 23 और 24 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये आर्टिकल 23 और 24 में प्राप्त है। ठीक है, आर्टिकल 23 हमारा क्या कहता है? आर्टिकल 23 कहता है मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम पर प्रतिबंध। बलात्श्रम क्या है? बलात्श्रम है जबरदस्ती काम, या आप किसी से जबरदस्ती कार्य नहीं करवा सकते हैं, आप मानव तस्करी नहीं कर सकते हैं, बेगारी नहीं करवा सकते हैं। यानी कि अगर आप जो है कोई व्यक्ति कार्य करना नहीं चाह रहा है तो आप उससे जबरदस्ती कार्य नहीं करवा सकते हैं, बलात्श्रम नहीं करवा सकते। ये आर्टिकल 23 में कहा गया। फिर आता है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 में 14 वर्ष से कम आयु तक के बच्चों से काम नहीं करवा सकते। जो 14 वर्ष से कम आयु तक के बच्चे हैं उन्हें किसी भी कारखाने में, किसी भी खनन के जगह पर कार्य आप नहीं करवा सकते। ये किसमें बताया गया है? आर्टिकल 24 में, यानी बाल श्रम पर प्रतिबंध लगवाया गया है। ठीक है, फिर आता है आपका हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे हम 25 से लेकर 28 तक पढ़ेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। सबसे पहले देखिए आर्टिकल 25, इसमें किसी भी धर्म को मानना, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार, यानी कि अंतःकरण की चर्चा अर्थात व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। आपको किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए इसमें कुछ और स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 25 में। इसमें व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, जैसे जो सिख हैं वो कृपाण यानी कि तलवार को अपने पास रख सकते हैं, यह आर्टिकल 25 में बताया गया है। मुस्लिम जो है वो दाढ़ी बना सकते हैं, दाढ़ी रख सकते हैं, हिंदू टीका लगा सकते हैं। इन सब की स्वतंत्रता आपको आर्टिकल 25 में मिली है। इसी को अंतःकरण यानी कॉन्शियस स्वतंत्रता कहा जाता है। ठीक है, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता भी आप इसे कह सकते हैं, आर्टिकल 25 में है। फिर आता है आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 में आप सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, जैसे कहीं भी आप समूह में यज्ञ, हवन, सड़क पर नमाज आदि कर सकते हैं। ये आपको आर्टिकल 26 में बताया गया है। आर्टिकल 26 हो गया धार्मिक आयोजन की स्वतंत्रता। धार्मिक आयोजन की स्वतंत्रता जैसे यज्ञ, हवन, सड़क पर नमाज पढ़ना आदि, आपको कोई भी धार्मिक कार्य करने की स्वतंत्रता है। ये आपको आर्टिकल 26 में बताया गया है। फिर आता है आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 में धार्मिक आय टैक्स फ्री, यानी कि अगर आप कोई धार्मिक कार्य कर रहे हैं, कोई आपको धार्मिक इनकम हो रही है, जैसे लोग धर्म के नाम पर पैसा देते हैं, चंदा दे देते हैं, दान पेटियों में पैसा डाल देते हैं, तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ये आर्टिकल 27 में बताया गया है। फिर आता है आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 में सरकारी धन से चल रहे संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यह कहा गया है। आर्टिकल 28 में क्या कहा गया है? जो सरकारी धन से जो है चल रहे हैं शैक्षिक संस्थान, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन वहीं आर्टिकल 28 के 1 में कहा गया है कि कुछ जो शैक्षणिक संस्थान है उसमें धार्मिक आयोजन करवाने की स्वतंत्रता दिया गया है। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 28 के 1 में कहा गया है जो सरकारी निधि से यानी सरकारी धन से जो चल रहे हैं उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 तक कंप्लीट हुआ। अब हमारा आता है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार। अब हम पढ़ेंगे 29 और 30। 29 और 30 में हमको संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, 29 क्या कहता है? आर्टिकल 29 कहता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, जाति, धर्म आदि के नाम पर भेदभाव नहीं होगा। यानी कि जो अल्पसंख्यक हैं उन्हें किसी भी अल्पसंख्यक को भाषा या संस्कृति के आधार पर या फिर जाति धर्म के आधार पर उन्हें किसी भी संस्था में प्रवेश से रोका नहीं जाएगा। किसको? अल्पसंख्यकों को। ये अल्पसंख्यकों के हित की बात करता है आर्टिकल 29। उनको किसी भी प्रकार से कोई भी धार्मिक स्थानों पर या कहीं शिक्षण संस्थानों पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। उनकी जाति, धर्म, भाषा के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये बताता है आर्टिकल 29। फिर आता है आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 अल्पसंख्यक अपने लिए शैक्षणिक संस्थान की स्थापना करने का अधिकार रखते हैं। ये आपको आर्टिकल 30 कहता है। देखिए अभी हमने आपको आर्टिकल 28 में बताया कि वो संस्थान जहाँ पर जो संस्थान सरकारी धन से चल रहे हैं, जिनको पैसा सरकार के द्वारा फंडिंग की जा रही है, वो वहाँ पे धार्मिक शिक्षा का आयोजन नहीं करवाया जाएगा। लेकिन आर्टिकल 30 कहता है कि यदि अल्पसंख्यक यदि बहुसंख्यकों के बीच शिक्षा लेने में संकोच कर रहे हैं और अपने पसंद की संस्था खोल सकते हैं। ठीक है, अगर वे
जो अल्पसंख्यक हैं वो बहुसंख्यकों के बीच शिक्षा लेने में उनको संकोच महसूस हो रहा है, उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही, वो उनके बीच जाकर नहीं पढ़ना चाह रहे, या लोग उनका मजाक बना रहे हैं, या फिर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम है तो वो अपने पसंद की संस्था खोल सकते हैं और उसमें सरकार उनकी हेल्प भी करेगा। ये किसमें बताया गया है? आर्टिकल 30 में। अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण, ये किसमें बताया गया? आर्टिकल 30, अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण। फिर आता है आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 में आपको संपत्ति का अधिकार था, इसमें पैतृक संपत्ति की चर्चा थी, लेकिन अब ये आर्टिकल 31 जो है ये खत्म कर दिया गया है, संपत्ति का अधिकार खत्म कर दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब इसे आर्टिकल 31 से हटाकर 300 के काम में जोड़ दिया गया है। ठीक है, इतना समझ में आया? देखिए, आर्टिकल 19 का भाग 4 में अर्जित भूमि, अर्जित संपत्ति की चर्चा है, जबकि आर्टिकल 31 में पैतृक संपत्ति की चर्चा थी। ठीक है, 19 के भाग 4 में हमने आपको बताया था अर्जित भूमि के आधार पर आप भारत में रह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई थी आर्टिकल 31 में, जो अब 31 से हटकर 300 के काम में चला गया। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप जो है नोट्स डालकर लिख सकते हैं कि मूल अधिकार को हमसे सरकार या जनता कोई नहीं छीन सकता, जबकि कानूनी अधिकार को जनता नहीं छीन सकती, किंतु सरकार जो है वो छीन सकती है। इसके लिए सरकार भूमि अधिग्रहण विधेयक लाई है। किसके लिए? जो हमारी ज़मीन है इसको छीनने के लिए। ठीक है, हमने आपको क्या बताया? मूल अधिकार को हमसे सरकार या जनता में से कोई भी नहीं छीन सकता, लेकिन जो कानूनी अधिकार है इसे जनता तो हमसे नहीं छीन पाएगी, लेकिन सरकार एक बिल लाई है जिसे भूमि अधिग्रहण विधेयक कहा जाता है, भूमि अधिग्रहण बिल कहा जाता है। इसके थ्रू जमीन जो है वो छीन सकती है। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया? अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 से संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 को ही संविधान की आत्मा कहा जाता है। आर्टिकल 32 को एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट्स आता है आर्टिकल 32 पे कि मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कौन सा है, तो वो आर्टिकल 32 है। मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 32 है। मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 32 है। ठीक है, इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा इसी के द्वारा करता है। व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है यदि मूल अधिकार का हनन हो रहा हो, तो उसकी रक्षा किसमें किया जाएगा? आर्टिकल 32 में। अगर आपके मूल अधिकारों की हनन हो रहा है, आपके मूल अधिकारों से कोई आपको वंचित रख रहा है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये किसमें कहा गया? आर्टिकल 32 में। इसीलिए इसको कहा गया कि मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार आर्टिकल 32 है। इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो 5 प्रकार की रिट यानी कि याचिका या फिर आप उसको समादेश कहते हैं, 5 प्रकार की रिट जारी करता है। हमारे जो मूल अधिकार है उनकी सुरक्षा के लिए 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कौन कौन से? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार पृष्ठा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। कौन कौन से? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार पृष्ठा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। ये 5 प्रकार की रिट जो है आर्टिकल 32 में जारी किया गया। ठीक है, अब आपको एक थोड़ा हम समझा देते हैं कि इन 5 में कहा क्या गया है। तो पहला जो रिट है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रिट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रिट है। यह बंदी बनने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि उसे 24 घंटे के भीतर सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, इसी को बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। जिस अधिकारी ने बंदी बनाया है, किसी को कैद किया है, किसी को पकड़ा, किसी को अरेस्ट किया, उसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करना है, या बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। दूसरा रिट जो है वो है परमादेश। परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। इसका मतलब ही होता है परमादेश का कि हम आदेश देते हैं। जब कोई सरकारी कर्मचारी अच्छे से काम नहीं करता तो उस पर यह जारी किया जाता है। किस पर? परमादेश पर। ठीक है, जब कोई सरकारी कर्मचारी अपना कार्य अच्छे से नहीं करता तो उस पर परमादेश जारी किया जाता है। फिर है अधिकार पृष्ठा। अधिकार पृष्ठा, जब कोई व्यक्ति ऐसे कार्य को करने लगे जिससे कि वह अधिकृत नहीं है तो उसे रोकने के लिए अधिकार पृष्ठा आती है। फिर है प्रतिषेध। यह ऊपरी न्यायालय अपने से निचली न्यायालय पर तब लगाती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकारों का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी हो। मतलब उसे यह अधिकार न प्राप्त हो कि वो फैसला सुना दे, लेकिन फिर भी अगर न्यायालय फैसला सुना देती है तो उस पर रिट नंबर 4 प्रतिषेध लगा दिया जाता है। रिट नंबर 5 है कि उत्प्रेषण। इसमें कहा गया है यह भी ऊपरी न्यायालय अपने से निचली न्यायालय पर लगाएगी उत्प्रेषण। ठीक है, तब लगाएगी जब निचली न्यायालय अपने अधिकार का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी हो। उत्प्रेषण और प्रतिषेध दोनों ही ऊपरी न्यायालय द्वारा निचली न्यायालय पर लगाया जाता है। ठीक है, ये 5 प्रकार के रिट आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट भी जारी करता है। अभी यहाँ पे हमने आर्टिकल आपको बताया 32 में सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, यही सेम 5 प्रकार के रिट 226 के तहत हाई कोर्ट द्वारा भी जारी किया जाता है। ठीक है,
हमने आपको बता दिया संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है, लेकिन भीमराव अंबेडकर के अनुसार आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। इतना समझ में आया? अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट हो रहा है तो आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछें। साथ में अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। अब हमारा आता है आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 क्या कहता है? आर्टिकल 33 में संसद को अधिकार है कि वह सैन्य बलों, अर्धसैन्य बलों और पुलिस के अधिकार को रद्द कर सकता है, राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर। यानी कि अगर बात राष्ट्रीय सुरक्षा की आ जाती है, हमारे देश की सुरक्षा की आ जाती है, तो संसद को यह अधिकार है कि जो मतलब सैन्य बलों, अर्धसैन्य बलों, पुलिस अधिकारियों के पास जो अधिकार है उन्हें रद्द कर दिया जाता है, अगर बात राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों की हो तो, ठीक है। इसे आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद सेना, मीडिया तथा गुप्तचर के मूल अधिकार को सीमित कर सकती है, आर्टिकल 32 में कहा गया। फिर आर्टिकल 34 कहता है, देखिए आर्टिकल 33 में कहा गया। फिर आर्टिकल 34 कहता है कि संसद के द्वारा मार्शल लॉ लगाया जा सकता है देश में कहीं भी, ठीक है। ये किसके द्वारा कहा गया? आर्टिकल 34 में। आर्टिकल 34 में क्या कहा गया कि भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून, जिसे मार्शल लॉ कहा जाता है, मार्शल लॉ मतलब सेना का कानून, सरकार उस पर शासन नहीं करेगी, शासन कौन करेगा? सेना का कानून लगाया जा सकता है कहीं भी देश के किसी भी क्षेत्र पर। एक इसमें कहा गया आर्टिकल 34 में सेना के न्यायालय को कोर्ट मार्शल कहा जाता है। जब सेना का कानून चलता है तो सेना का जो न्यायालय होता है उसे कोर्ट मार्शल कहा जाता है, ठीक है। सबसे कठोर कोर्ट मार्शल जो है वो अस्फा है। अस्फा कानून एक आप सुने होंगे, हमारे जो असम जैसे राज्य हैं वहाँ पे मणिपुर वगैरह में अस्फा कानून चलता है, तो जो सबसे कठोर कानून है वो अस्फा कानून है। और ये किसके द्वारा लगाया जाता है? इसे क्या कहते हैं? इसे सेना का कानून कहा जाता है। आर्टिकल 34 में उसे अधिकार प्राप्त है कि वह भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून यानी मार्शल लॉ लागू कर सकता है, ठीक है। फिर आता है आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 क्या है? संसद को अधिकार है कि वह मौलिक अधिकार के लिए कानून बना सकता है। ये किसमें कहा गया है? आर्टिकल 35 में। आर्टिकल 35 में संसद को अधिकार है कि जितने भी मौलिक अधिकार हैं उनके लिए नए कानून कौन बना सकता है? संसद बना सकता है। या आप इसको कह सकते हैं कि जो हमारा भाग 3 में मूल अधिकार दिया गया है उन्हें लागू करने की विधि की चर्चा आर्टिकल 35 में किया गया है। तो आपको बता दें मूल अधिकार, अभी हमने आपको इससे पहले पढ़ाया कि मूल अधिकार हमारे कितने हैं? 7। अभी प्रेजेंट टाइम पे 6 हैं, पहले कितने थे? 7। संपत्ति का अधिकार छठवां जो था वो खत्म कर दिया गया आर्टिकल 31 के तहत, ठीक है, इसे खत्म कर दिया गया। अब मूल अधिकार कितने बचे हैं? तो 6 बचे हैं। कौन कौन से? समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, जो 14 से 18 तक है। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, 19 से 22 तक। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन, 23 और 24 में। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, 25 से 28 तक। फिर शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार यानी कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, 29 से 30 तक। संपत्ति का अधिकार जो 31 में था अब खत्म कर दिया गया है, प्रॉपर्टी राइट खत्म कर दिया गया है। लास्ट हमारा जो मूल अधिकार है वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आर्टिकल 32, ठीक है। इतना उम्मीद करते हैं आपसे समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत होती है तो आप ज़रूर पूछेगा, ठीक है। अब इन सब में से एक हम इसके आगे आर्टिकल में पढ़ने से पहले कुछ नोट्स करके आप लिख लीजिए अलग से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आप नोट्स नंबर 1 में डालिए कि आर्टिकल 14, 20, 21, 21A, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 ये भारतीय तथा विदेशी दोनों पर लागू होते हैं, ठीक है। आर्टिकल जो हमारा 14 है, आर्टिकल 20, 21, 21 का A, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये भारतीय और विदेशी दोनों पर ही लागू होने वाले आर्टिकल्स हैं, ठीक है। और जो हमारा आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 है ये केवल भारतीयों पर ही लागू होता है। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल भारतीयों पर ही लागू होता है, ठीक है। कुछ नोट नंबर 2 डालिए, हड़ताल करना, चक्का जाम करना, अस्थायी आवास, अनिवार्य रोजगार, वोट डालना ये मूल अधिकार नहीं है। कहीं से भी अगर आपको दिया जाता है कि अगर आप कहीं हड़ताल कर रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं, वोट डालने नहीं जा रहे, ये आपका मूल अधिकार नहीं है, ठीक है। फिर है नोट नंबर 3 डालिए, मूल अधिकार को राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित कर सकता है, ठीक है। अस्थायी रूप से प्रतिबंधित इसे संसद करती है, लेकिन इसे निलंबित कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान यानी इमरजेंसी के दौरान मूल अधिकार को राष्ट्रपति क्या करता है? निलंबित कर सकता है, ठीक है। अब आपको अगर आपसे पूछा जाए नोट नंबर 4 डालिए, मूल अधिकार का रक्षा कौन करता है? तो मूल अधिकार की रक्षा सुप्रीम कोर्ट करती है आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट करती है आर्टिकल 226 के तहत, जिसमें 5 प्रकार के रिट सुप्रीम कोर्ट जारी करती है आर्टिकल 32 के तहत और 5 प्रकार के रिट जारी करती है 226 के तहत हाई कोर्ट। तो मूल अधिकार की रक्षा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों करेगा। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट आर्टिकल 226, ठीक, समझ में आ गया। और मूल अधिकार को लागू कौन करेगा? तो वही न्यायालय द्वारा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों के द्वारा, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हम पढ़ेंगे अपना आगे का आर्टिकल।
अब आ गया यहाँ तक हमारा भाग 3 कंप्लीट होता। अब हम पढ़ेंगे भाग 4 DPSP। इसमें आर्टिकल 36 से 51 तक के इंपॉर्टेंट चीज़ें हम पढ़ेंगे। भाग 4 DPSP, जिसे आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या हिंदी में राज्य के नीति निदेशक तत्व। DPSP भाग 4 आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। अब जानेंगे हम कि ये DPSP होता क्या है। तो DPSP किसी राज्य को एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए एक राज्य ने अपने निवासियों के प्रति जो कर्तव्य होते हैं उसे DPSP कहा जाता है। ऐसे तत्व DPSP ऐसा तत्व है जो देश के लिए आवश्यक, किंतु संविधान बनते समय सरकार के पास इतना धन या संसाधन नहीं था कि उन्हें उपलब्ध करा सके, अतः यह सरकार के इच्छा पर निर्भर था। यानी कि DPSP देश के लिए आवश्यक है, लेकिन जब यह DPSP बना था या हमारा संविधान बना था तब सरकार के पास इतना धन नहीं था। आपको पता है उस समय इमरजेंसी चल रही थी, भुखमरी चल रही थी, तो इतना धन नहीं था कि इसको लागू करा सके। यह आवश्यक तो है लेकिन यह सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। इसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते, कहीं पर भी आप इसके प्रति याचिका, अगर आपको DPSP में जो अधिकार दिए हैं वो आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप कोर्ट के पास नहीं जाएंगे। ठीक है, ये जो हमारा DPSP है ये आयरलैंड से लिया गया है और आयरलैंड ने इसे स्पेन से लिया था। DPSP कहाँ से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड ने कहाँ से लिया था? स्पेन से लिया है। इसी DPSP के संदर्भ में एक केटी शाह समिति है, केटी शाह समिति। इन्होंने कहा कि DPSP उस चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा अनुसार करता है, यानी कि उसकी इच्छा होगी तो वो देगा, उसकी इच्छा होगी तो नहीं देगा। नीति निदेशक तत्व का उद्देश्य सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। इसे संविधान का आदर्श कहा जाता है। ठीक है, इसके माध्यम से ज्ञात होता है कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। ठीक, अब इसमें हम आर्टिकल पढ़ेंगे 36 से लेकर 51 तक। 36 से लेकर जो 51 तक आर्टिकल है इनको भी 3 भागों में बांटा गया है। एक सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल और वेस्टर्न प्रिंसिपल, यानी कि समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और पाश्चात्य सिद्धांत। पहले हम देखेंगे जो आपका आर्टिकल 36 है, इसमें भाग 4 के लिए राज्य की परिभाषा दी गई है, यानी नीति निदेशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा। DPSP की परिभाषा किसमें है? आर्टिकल 36 में। आर्टिकल 36 में क्या है? DPSP की परिभाषा बताई गई है। फिर है आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 में क्या कहा गया है? DPSP को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। पता है, इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, अर्थात यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है या वाद योग नहीं है। अगर आपको DPSP में जितने भी अधिकार हैं अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते। जैसे इसके पहले आपने पढ़ा कि मूल अधिकार अगर आपको नहीं प्राप्त हो रहा है तो आपके मूल अधिकारों की रक्षा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करता है, लेकिन DPSP की रक्षा आप न्यायालय से नहीं करवा सकते। न्यायालय में यह वाद योग नहीं है, यानी कि यह परिवर्तनीय नहीं है। ये किसमें बताया गया? आर्टिकल 37 में। अब देखिए जो आपका सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल में आपको आर्टिकल 38, आर्टिकल 39 का ए, आर्टिकल 41, ये सब आपको सोशलिस्ट प्रिंसिपल, 42 और 43 का ए, ये आपको सोशलिस्ट प्रिंसिपल में पढ़ना है। पहले हम देखेंगे आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 क्या कहता है? आर्टिकल 38 कहता है राज्य का कर्तव्य है कि वो अपने नागरिकों के लिए राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए। ये क्या कहता है? आर्टिकल 38 लोक कल्याण की अभिवृत्ति। आर्टिकल 38 में लोक कल्याण की अभिवृत्ति अर्थात सरकार जनता का कल्याण करेगी, जैसे सरकारी स्कीमों के द्वारा राशन कार्ड चलाकर किसी भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय से जनता को वंचित नहीं रखेगी। लेकिन अगर आपको यह सब कुछ उपलब्ध नहीं हो रहा है, सरकार नहीं दे रहा है, राशन कार्ड नहीं लागू कर रहा है, हेल्थ कार्ड किसी राज्य में है किसी राज्य में नहीं है, श्रमिक कार्ड किसी राज्य में है किसी राज्य में नहीं है, तो आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, ये किसमें कहा गया? आर्टिकल 38 में। आर्टिकल 39 क्या कहता है? समान कार्य पर समान वेतन। समान कार्य का समान वेतन, यहाँ पर ये नहीं है कि जो परमानेंट है उनको जो वेतन मिल रहा है और जो संविदा पे है उनको जो वेतन मिल रहा है वो समान होगा, वो नहीं। यहाँ पे स्त्री और पुरुष के समान वेतन की चर्चा की गई है आर्टिकल 39 में। समान कार्य का समान वेतन। ठीक है, आर्टिकल 39। फिर आर्टिकल 39 का ए, यानी कि का, इसमें कहा गया समान न्याय, निःशुल्क विधि सहायता प्रदान करना, यानी कि निःशुल्क विधि यानी निःशुल्क कानूनी सहायता जो है वो प्रदान किया जाएगा। फिर आता है आर्टिकल, देखिए आप पहले आर्टिकल 40 को यहाँ पे छोड़ दीजिए क्योंकि उसे हम गांधीयन प्रिंसिपल में पढ़ेंगे। पहले हम यहाँ पे सोशलिस्ट प्रिंसिपल में जो है उन्हें पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 41 देखिए, आर्टिकल 41 कहता है कार्य पाने का अधिकार, यानी कि कुछ दशाओं में सरकारी सहायता पाने का अधिकार। आर्टिकल 41 में कहा गया है कि कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, जैसे कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगता सर्टिफिकेट या विकलांगता में मिलने वाले जो हमारे सहायता हैं उनको हम आर्टिकल 41 के तहत रखते हैं। फिर है आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 में कार्य करने की न्याय संगत मानवीय दशाएं उपलब्ध
कराना, जैसे कि न्याय संगत कार्य की मनोचित दशा तथा प्रसूत सहायता उपलब्ध कराना। जैसे गर्भवती महिला है तो उससे आप कठोर शारीरिक श्रम नहीं करवा सकते, आप उसे मेंटली कार्य करवाइए लेकिन आप उसे कठोर शारीरिक श्रम नहीं करवा सकते। या आपके आर्टिकल 42 में कहा गया है, जैसे कि किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर फ्रैक्चर हो गया या किसी को कोई भी बीमारी है तो आप उसे बहुत कठोर कार्य नहीं करवा सकते, न्याय संगत कार्य और मनोचित दशा के अनुसार ही उससे कार्य लिया जाएगा। ये आर्टिकल 42 में कहा गया है। ठीक है, फिर आपका आता है आर्टिकल 43 का ए। आर्टिकल 43 के ए में कहा गया औद्योगिक प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता सुनिश्चित करना। ठीक है, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया आर्टिकल 43 का ए। ठीक है, अब आप पढ़ेंगे गांधीयन प्रिंसिपल। अभी तक हमने क्या पढ़ा, सोशलिस्ट प्रिंसिपल। अब हम पढ़ेंगे गांधीयन प्रिंसिपल यानी गांधीवादी सिद्धांत। गांधीवादी सिद्धांत में हम सबसे पहले देखेंगे आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 कहता है ग्राम पंचायतों का गठन। आर्टिकल 40 में क्या कहा गया, ग्राम पंचायतों का गठन। फिर आता है आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 में कार्य की न्यूनतम मजदूरी जिससे परिवार चल सके यानी निर्वाह योग्य मजदूरी। आप कम से कम उतना तो वेतन दीजिए, उतनी तो मजदूरी दीजिए जिससे उसका परिवार अच्छे से भरण पोषण कर सके। आर्टिकल 43 में कहा गया है। आर्टिकल 43 में कुछ विवाद भी रहे, जैसे मिनरमा मील मुकदमा, ये आर्टिकल 43 के तहत ही जारी किया गया था, जिसमें न्यायालय ने कहा कि सरकार नीति निर्देशक तत्व या मूल अधिकार दोनों पर ध्यान दे, अर्थात संतुलन बनाए रखे। न्यायालय ने कहा नीति निर्देशक तत्व एक लक्ष्य है, इस लक्ष्य तक पहुंचने का साधन मूल अधिकार है। सरकार मूल अधिकार पर नीति निर्देशक तत्व का प्राधान्यता नहीं दे सकती। ठीक है, अब आता है आपका आर्टिकल 43 का बी। आर्टिकल 43 के बी में कहा गया है सरकारी समितियों का गठन। किसमें कहा गया, 43 के बी। फिर आर्टिकल आप 44-45 छोड़ दीजिए क्योंकि वो आप पढ़ेंगे वेस्टर्न लिबरल प्रिंसिपल में। तो अभी आप पढ़िए आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 में कहा गया SC ST OBC के लिए विशेष आरक्षण। आर्टिकल 46 में कहा गया कि SC ST OBC के लिए शिक्षा का प्रावधान, शिक्षा में विशेष जो आरक्षण दिए जा रहे हैं वो आर्टिकल 46 के तहत दिए जा रहे हैं। आर्टिकल 47 हानिकारक खाद्य एवं पेय पदार्थों पर प्रतिबंध, यानी कि सरकार पोषायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी और नशीली दवाइयों एवं शराब पर प्रतिबंध लगाएगी। ये किसमें कहा गया, आर्टिकल 47 में। आर्टिकल 47 में सरकार जो है वो पोषायुक्त आहार घर घर पहुंचाएगी और जो हानिकारक पदार्थ है, नशीली दवाइयां हैं, शराब है, इस पर प्रतिबंध लगाएगी आर्टिकल 47 के अनुसार। ठीक, फिर आर्टिकल 48 कहता है गौवध पर प्रतिबंध। इसी आर्टिकल 48 में कहा गया कृषि एवं पशुपालन की वृद्धि तथा दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक। केवल गौवध नहीं बल्कि कृषि एवं पशुपालन की वृद्धि करना भी और जितने भी दुधारू पशु हैं उनकी हत्या पर प्रतिबंध आर्टिकल 48 में लगाया गया है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वेस्टर्न लिबरल प्रिंसिपल यानी कि पश्चात उदारवादी सभ्यता, उदारवादी सिद्धांत, पश्चात उदारवादी सिद्धांत। इसमें हम देखेंगे आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 क्या कहता है, आर्टिकल 44 कहता है समान नागरिक संहिता को लागू करना। समान नागरिक संहिता क्या है, सभी धर्मों के लिए विवाह एवं तलाक की शर्तें समान रहेगी, भले ही विवाह की रीतियां अलग क्यों ना हो। इसी को समान नागरिक संहिता या समान सिविल अहिर्ता कहा जाता है, समान सिविल संहिता कहा जाता है। ठीक है, क्या कि सभी धर्मों के लिए विवाह एवं तलाक की शर्तें समान रहेगी। ठीक है, अलग अलग नहीं रहेगी, उनकी रीतियां अलग हो सकती हैं, उनका कल्चर अलग हो सकता है, लेकिन जो 3 तलाक जैसे प्रोसेस हैं, कभी भी आप डिवोर्स दे सकते हो या कुछ भी कर सकते हो, ये सब नहीं रहेगा, सभी धर्मों के लिए एक समान रहेगा। ये किसमें कहा गया, आर्टिकल 44 में कहा गया। भारत का एकमात्र राज्य गोवा है जहाँ पर समान सिविल संहिता लागू है, बाकी किसी भी राज्य में यह लागू नहीं है, आर्टिकल 44। ठीक है, अपराध के कानून को दंड संहिता और चुनाव के समय जो लगता है उसे आचार संहिता कहा जाता है। ठीक है, दंड संहिता क्या है, तो अपराध के लिए बने कानून को दंड संहिता और जो चुनाव के समय लगाया जाता है उसे आचार संहिता कहा जाता है। फिर देखिए आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 क्या कहता है, 6 ईयर तक के बच्चों की शिक्षा का प्रावधान। ये किसमें कहा गया, आर्टिकल 45 में। आर्टिकल 45 में क्या कहा गया है, 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है तथा 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है, आर्टिकल 45 में निःशुल्क शिक्षा की बात की गई, लेकिन आर्टिकल 21 का ए जब जोड़ा गया तो उसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। यही अंतर है आर्टिकल 45 और आर्टिकल 21 का ए में। आर्टिकल 45 में एक और बात कही गई है कि 6 वर्ष से कम तक आयु तक के जो बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य का ध्यान, जैसे कि आपने देखा होगा कि 6 वर्ष से नीचे तक के जो बच्चे हैं उनको आंगनबाड़ी द्वारा पोषित चीज़ें उपलब्ध करवाई जाती हैं, जैसे जैसे दलिया वगैरह दिया जाता है। तो इस किसमें कहा गया, आर्टिकल 45 में। और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा सरकार की जिम्मेदारी है, यह भी किसमें कहा गया, आर्टिकल 45 में। ठीक है, आर्टिकल 21 में हमने आपको बता दिया कि शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया गया 66वां संविधान संशोधन 2002 में करके। ठीक है, 21 के काम है शिक्षा का अधिकार, ये अब तक मूल अधिकार नहीं था, अब ये मूल अधिकार हो गया है। अब आता है आर्टिकल
48, आर्टिकल 46 हम लोगों ने पढ़ लिया, SC ST OBC के लिए विशेष आरक्षण। 47 भी पढ़ लिया कि सरकार पोषायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी और नशीली दवाइयों पर प्रतिबंध लगाएगी और जो हानिकारक पदार्थ है उन पर प्रतिबंध लगाएगी। अब आता है आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 कहता है कृषि एवं पशुपालन का विकास करना। ये किसमें कहा गया है? आर्टिकल 48 में। दोनों में है, गांधीयन में भी और दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध। ये दोनों गांधीयन में भी, गांधीयन और वेस्टर्न दोनों प्रिंसिपल में ही आर्टिकल 48 लागू है, कृषि एवं पशुपालन का विकास करना। ठीक है, फिर 48 का ए क्या कहता है? 48 का ए कहता है पर्यावरण एवं वन्य जीव की सुरक्षा, यानी पर्यावरण यानी वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। ये किसमें कहा गया है? 48 के ए में। 48 के का में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। ठीक है, फिर आता है आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 में कहा गया राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा, राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा। यह आर्टिकल 49 में कहा गया है, यानी कि जो राष्ट्र के धरोहर है, जो राष्ट्र के स्मारक हैं, क्षतिग्रस्त हो रहे हैं या उन पे कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी देखरेख करना, उसकी सुरक्षा करना सरकार का दायित्व होगा। 49 में कहा गया है। फिर आता है आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को अलग कर दिया गया है, यानी कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग कर दिया गया है आर्टिकल 50 में। आर्टिकल 51 क्या करता है? आर्टिकल 51 राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखने का अनुग्रह करता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा सुलझा देना, ये आर्टिकल 51 कहता है। ये जो आर्टिकल 51 है, इसी के तहत भारत जो है UNO का सदस्य बना अंतर्राष्ट्रीय शांति को सुलझाने के लिए। ठीक है, आर्टिकल 51 के तहत आपसे पूछा जाएगा कि भारत UNO का सदस्य कब बना, किस आर्टिकल के थ्रू बना, तो आर्टिकल 51 के तहत। समझ में आया? हमने आपको बता दिया कि DPSP जो है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसे 3 भागों में बांटा गया, गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी। गांधीवादी में आपको आर्टिकल 40, 43 का खा, 46, 47 और 48 पढ़ना है। समाजवादी में 38, 39, 39 का का, 41, 42, 43, 43 का का और 47 पढ़ना है। वहीं उदारवादी में आपको 44, 45, 48, 48 का का, 49 और 50 और 51 ये आपको समाजवादी में पढ़ना है, उदारवादी में पढ़ना है। देखिए आर्टिकल 43 और जो 47 है ये गांधीवादी और समाजवादी दोनों के अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल 43 और 47 ये गांधीवादी और समाजवादी दोनों के अंतर्गत आते हैं। वहीं पे आर्टिकल 48 जो है ये गांधीवादी और उदारवादी दोनों के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 48। ठीक है, अब इसमें कुछ जो आप याद रख सकते हैं वो एक सरसरी नज़र में हम आपको बता देते हैं, आप नोट्स करके लिख लीजिएगा। पार्ट 4 में DPSP 5 भागों में बांटा गया है। आर्थिक न्याय संबंधित निदेशक तत्व, सामाजिक न्याय संबंधित निदेशक तत्व, राजनीतिक न्याय, पर्यावरणीय न्याय, अंतर्राष्ट्रीय एवं शांति सुरक्षा संबंधित निदेशक तत्व, ये 5 भागों में DPSP को बांटा गया। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, पर्यावरण, अंतर्राष्ट्रीय शांति। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने DPSP को संविधान की अनोखी विशेषता कहा। शराबबंदी धारा 47 में है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा टकराव की दशा में DPSP को मूल अधिकार पर वरीयता प्रदान की गई। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसी भाग 4 के 1 भाग 4 कंप्लीट होता है, 51 तक कंप्लीट हमने आपको बता दिया। अब इसी भाग 4 के 1 में 51A आता है, जिसे मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी कहा जाता है। अब तक राज्य के सरकारों के जो कर्तव्य थे, सरकारों की जो ड्यूटी थी, वो आपको बताएगा कि आपके प्रति सरकार का क्या दायित्व है। अब यहाँ पर मौलिक कर्तव्य में बताया गया है कि हमारे क्या दायित्व हैं सरकार के प्रति, हमारे देश के प्रति हमारे क्या दायित्व है। ये अधिकतर पेपर में नहीं पूछा जाता है, लेकिन एक बार आप इन्हें देख लेंगे। ये रसिया से लिया गया है, सरदार स्वरण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर इसे ऐड किया गया संविधान संशोधन के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वरण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर मौलिक कर्तव्य को रसिया से ऐड किया गया। इसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई हैं। पहले 10 ही थी, 11वीं जोड़ी है 86वें संविधान संशोधन 2002 में। ठीक है, वो हमारे फंडामेंटल ड्यूटी कौन कौन से, एक बार हम उन्हें एक नज़र में देख लेते हैं। पहला है संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थाओं एवं राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना हर भारत के नागरिक का कर्तव्य है। संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करना भारत के नागरिक का कर्तव्य है। फिर स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों से प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजोकर रखें तथा उनका आदर करें, उनका पालन करें, दूसरा कर्तव्य है। तीसरा कर्तव्य क्या बताया गया? भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। अपने राष्ट्र की रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। समरसता, समान भातृत्व की भावना का निर्माण करना, भारत के सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा को बनाए रखना, पर्यावरण की रक्षा तथा उनका संवर्धन करना यानी कि उनको बढ़ाना। 8वां कहा गया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। 10वें में कहा गया व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों से उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें।
ये 10 आपके जब संविधान का संशोधन 42 हुआ था 1976 में, तो एक कमेटी थी सरदार सरोवर सिंह कमेटी, उसके रिकमेंडेशन पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। लेकिन 11वां मौलिक कर्तव्य जो है ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया कि माता पिता या पेरेंट्स, जो भी उन बच्चे के पेरेंट्स हैं, उनके द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान कराना है। ये उस माता पिता या उस पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। ये भारत के नागरिकों के कर्तव्य इसमें बताए गए हैं मौलिक कर्तव्यों में। आर्टिकल 4 भाग 4 के ए में आर्टिकल 51 के काम है। ठीक है, इतना सब कुछ अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप सच में चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, शेयर भी करिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करिएगा, जिससे इससे आगे का वीडियो आपको मिल जाए, जिसमें हम भाग 5 पढ़ेंगे। भाग 5 हमारा संविधान का सबसे बड़ा भाग है, जिसमें 52 से 151 तक की चर्चा की गई है। अगर हम इस वीडियो में उसकी चर्चा करते हैं तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।